अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं कभी बहू हुआ करती थी, आज 2 बहुओं की सास हूँ, लेकिन मेरे घर में सुकून रहता है। और इस सुकून का बायस ये नहीं कि मैं कोई गैर मामूली तौर पर दाना औरत हूँ, बल्कि असल वजह ज़ख्मों के वो भद्दे निशान हैं, जिनमें से एक मेरी गर्दन पर है और 2 पीठ पर हैं। किसी बहू की किसी बात पर गुस्सा आता है तो ज़ख्मों के ये निशान देख लेती हूँ और गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर मैं सुलझे हुए तरीके से बहू को उसकी गलती का एहसास दिला देती हूँ। मेरी बदकिस्मती ये थी कि खुदा ने मुझे चेहरा और जिस्म अच्छा और खामिद भला मानस दिया। मेरी आदत में कोई हेर फेर भी नहीं था। मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरी सास मेरा रिश्ता मांगने आया करती थी। रिश्ता मांगने वाली तो और भी थी, लेकिन मुझे ये औरत जो बाद में मेरी सास बनी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसकी बातें बड़ी प्यारी होती थीं और वो मेरे साथ प्यार भी बहुत करती थी। मेरी अम्मी भी उससे मुतासिर थीं। वो जब आती तो मुझे अपने पास बिठाकर एक बाजू मेरे कंधों पर या मेरी कमर के गिर्द लपेटकर मुझे अपने साथ लगाए रखती और कभी कभी मुझे अपनी आगोश में भी ले लेती। प्यार से कहा करती, ये तो मेरी अपनी बेटी है। मालूम नहीं इस घर में किस तरह पैदा हो गई है। प्यार हर इंसान की बल्कि हर जानदार की कमज़ोरी है। दरिंदे भी प्यार से राम हो जाते हैं। मेरी अम्मी के पास प्यार की कमी थी। वो तो मेरे जहेज के गम में घुलती रहती थीं, जो बनता नज़र नहीं आता था। हम अमीर लोग नहीं थे, सिर्फ फारिकुल बाली थी, मगर बचत न होने के बराबर। जहेज कहाँ से बनता। मुझे तो अपनी होने वाली सास का प्यार अच्छा लगता था। अम्मी का रुझान कुछ ऐसा था जैसे उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई प्यार करे न करे, बेटी को बगैर जहेज के ब्याह के ले जाए। हर बेटी के माँ बाप की यही तमन्ना होती है, जो कभी पूरी होती नहीं देखी गई, न किसी की कभी पूरी होगी। मेरी सास का रवैया ऐसा था जैसे वो मेरी माँ की तमन्ना पूरी कर देगी। वो कई बार कह चुकी थी, जहेज के झंझट में न पड़ना बहन, हम तो दिलों के सौदे किया करते हैं। उसके इन अल्फाज से मेरी अम्मी के चेहरे पर रौनक आ जाया करती थी। मेरी सास को शायद मालूम था कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसा जहेज नहीं दे सकते जिसकी नुमाइश सीना चौड़ा करके की जा सके। उसने सोचा होगा कि यहाँ से जहेज तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए यही एहसान धर दो कि जहेज पर उसकी तवज्जो ही नहीं और वो दिलों का सौदा करना चाहती है। मेरा सौदा इसी औरत के साथ तय हो गया। जहेज रस्मी सा बना और मेरी शादी हो गई। जहेज के खिलाफ हर कोई बातें करता है, लेकिन जहेज के बगैर कोई किसी की बेटी को कबूल भी नहीं करता। लड़कों वाले कहते हैं कि इन्हें जहेज की ज़रूरत नहीं, मगर उनकी नज़र लड़की की बजाय जहेज पर ही होती है। रिवाज के मुताबिक मेरे जहेज की नुमाइश की गई। बाद में जो बातें सुनी गईं वो यूँ थीं कि मेरे माँ बाप ने बेटी 3 कपड़ों में घर से निकाल दी है। यही लोग जब मिल बैठते हैं तो जहेज को एक लानत करार देते हैं। वो जानते थे कि मेरे माँ बाप ने ये जहेज भी कितनी मुश्किल से बनाया होगा। हद ये कि मेरे वही सास जो मुझे प्यार से अपने बाजुओं में लेकर कहा करती थी कि हमें जहेज की नहीं, अपनी बेटी की ज़रूरत है। उसी सास ने पहले रोज़ जब औरतें जहेज देखने आईं तो बददिली बल्कि तंज के लहजे में कहा, क्या देखोगी, शर्मिंदा होने वाली बात है। इतना जहेज तो ईंट गारा उठाने वाले मजदूर भी दे दिया करते हैं। मैं दूसरे कमरे में बैठी सुन रही थी। मेरा दिल बुझ गया। हमारे माशरे की हर लड़की की तरह मेरी भी कदर कीमत जहेज के पैमाने से नापी जा रही थी। मैं अपने आप को कमतर और हकीर समझने लगी। सास ने मुझे अज़दवाजी ज़िंदगी के पहले ही 7-8 दिनों में यह एहसास दिला दिया कि शादी से पहले का प्यार महज फरेब था और मैं इस घर की नौकरानी बन के रहूँगी। इन्हीं 7-8 दिनों में मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे मियाँ बहुत ही सीधे बल्कि साईं लोग इंसान हैं। चालाक और होशियार तो मैं भी नहीं थी, लेकिन खामिद का चालाक और होशियार होना ज़रूरी होता है। मेरे खामिद की ये खूबी उसके सारे नुकाइस पर पर्दा डाल देती थी कि मुझे उन्होंने दिल की गहराई से कबूल कर लिया था। मैं इतनी मोहब्बत से नावाकिफ़ थी जितनी उन्होंने मुझे दी, मगर उनकी ये खूबी उनकी माँ और 2 बहनों की नज़रों में बहुत बड़ा नुक्स बन गई। वो मेरे पास बैठते तो मेरी सास या कोई ननद इन्हें आवाज़ देकर बुला लेती, बाजार से कोई चीज़ लाने को या किसी काम को भेज देती।
घर में इनका छोटा भाई मौजूद था, लेकिन उसे इसलिए बाहर नहीं भेजा जाता था कि वो स्कूल का काम कर रहा है, उसकी पढ़ाई में खर्च होता है। ये लड़का यानी कि मेरा देवर उस वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था। पहले रोज ही वो मेरा इतने करीब आ गया कि मैं उसे अपना सगा भाई समझने लगी। बड़ा प्यारा बच्चा था। मेरी सास और नंदों को ये भी पसंद नहीं था कि वो मेरे पास बैठे और मेरे साथ हंसे खेले। मैं ना तजुर्बेकार थी। मैंने सास और नंदों की आदत को कबूल करने या उनके आगे हथियार डालने की बजाय उनका मुकाबला शुरू कर दिया। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा तो ना किया, अलबत्ता उनके उलट हरकतें करने लगी। मसलन सास मेरे खामिद को बुलाती तो थोड़ी देर बाद मैं उसे अपने पास बुला लेती। मेरी सास मेरे देवर को मेरे पास उठने बैठने से रोकती थी। मैं उसे बुलाकर कहती कि मेरे कमरे में बैठकर स्कूल का काम करो। सास और नंदें बावर्ची खाने में बर्तन वगैरह अपनी तरतीब से रखती थीं। मैं अपनी तरतीब से रखने लगी। मेरे इस तर्ज अमल से घर में खामोश सी लड़ाई शुरू हो गई, जो बर्तनों को संभालने या इधर उधर रखने की सूरत में लड़ी जाती थी। थोड़े ही अरसे में मेरी और सास की बोलचाल बंद हो गई। नंदों को अपने भाई की शादी का जो शौक था वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। अब वो अपने भाई की दुल्हन को बिन बुलाया मेहमान समझने लगी थीं। उन्होंने मुझे यूं सज़ा देनी शुरू की कि घर का सारा कामकाज मेरे सुपुर्द करती गईं। नंदे कभी सर दर्द का और कभी किसी और रोग का बहाना करके मुझे कह देती कि मैं झाड़ू दूं। बर्तन धोना मेरा फ़र्ज़ बन गया। सिर्फ एक काम था जो सास मुझे नहीं करने देती थी, और ये था हांडी पकाना। उसे गालिबन ये डर रहता था कि मैं घी ज़्यादा डाल दूंगी या बोटियां चोरी करके खा जाऊंगी। सास की ज़हनियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि एक बार उसने हांडी पकाते पकाते मुझे कहा कि ज़रा हांडी देखना। वो कुछ छत पर चली गई। मैंने बावर्ची खाने में जाते ही बू सूंघ ली। गोश्त लग गया था। मैंने हांडी उतार कर देखा, गोश्त जल रहा था। मैं बोटियां देख रही थी कि सास आ गई और बोली, हाय तूने हांडी जला दी। मैंने उसे बताया कि मैंने नहीं बल्कि वो खुद जला गई है। सास ने धीमी धीमी आवाज़ में मुझे कोसना शुरू कर दिया। हुआ यूं था कि हांडी उससे खुद ही जल गई थी, जो उसने मुझे बताए बगैर मेरे हवाले की और खुद ऊपर चली गई। ऐसी हरकतें उसने एक बार नहीं कई बार की। बाज़ औक़ात रोटियां पकाते एक दो रोटियां ज़रा सी जल सी जाती थीं। घरों में ऐसा होता ही रहता है। एक बार मेरी सास ने मेरे खामिद के आगे खाना रखा तो 2 जली हुई रोटियां रखकर कहा, जैसा पका सकती है वैसे ही खा लो। कभी हांडी जला देती है, कभी रोटियां। ये तो मैंने सुन लिया था, जिससे मैं जान गई कि वो मेरे खामिद के कान भरती रहती है। खामिद मेरा सीधा आदमी था। कुछ अरसे बाद उसने इज्जो इनकिसार से मुझे बताना शुरू कर दिया कि उसकी माँ को मेरे खिलाफ ये शिकायत है। वो माँ को सच्चा समझता था, लेकिन मैं उसे बताती कि ये शिकायत बिल्कुल गलत है और असल बात यूँ है, तो वो अपनी माँ को झूठा और मुझे सच्चा समझने लगता। वक्त गुजरने के साथ साथ शिकायतें बढ़ती गईं। हामिद को माँ और बहन कुछ बताती, मैं कुछ और बताती। उसने तंग आकर ये रवैया इख्तियार कर लिया कि दोनों फरीकों की शिकायतें और बातें सुनकर और दोनों को सच्चा कहकर अपनी जान छुड़ा लेता। इससे उसकी माँ की तसल्ली नहीं होती थी। तसल्ली इसी सूरत में हो सकती थी कि वो मुझे डांटता, बुरा भला कहता, मारता पीटता या गालियाँ देता। वो कुछ भी नहीं करता था। मैं उसके असरात देख रही थी। मेरा खामिद बुझता जा रहा था। वो मुझसे तवक्को रखता था कि मैं उसके साथ जली कुटी बातें ना किया करूं। मैं उसकी तवक्को पूरी कर दिया करती थी, लेकिन मैंने ऐसी कोशिश कभी नहीं की थी कि सास और नंदों को शिकायत का मौका न मिले, बल्कि मैंने इन्हें जलाने के लिए शिकायत का मौका दिया करती थी। हमारे घरानों और महफिलों में सबसे बड़ी कबाहत यह है कि 3-4 घरों की औरतें मिल बैठती हैं तो अपने अपने मसलों का रोना रोती हैं। ये मसले यही कुछ होते हैं कि किसी को बहू से शिकायत है, किसी को खामिद या बेटों से, और कोई ससुराल से नाला होता है। हर औरत अपनी अपनी सुनाती है और वो एक दूसरे की तायीद करती हैं ताकि उनकी शिकायतों को कोई गलत ना कहे। सुलह सफाई की कोई बात नहीं होती। औरतों की ये महफिल जब बर्खास्त होती है तो तमाम औरतें भड़की हुई होती हैं। वो एक दूसरे की जलती पर तेल डाल चुकी होती हैं। फिर यही औरतें बारी बारी उनके पास जाके बैठती हैं जिनके खिलाफ महफिल में शिकायतें और बातें होती थीं। मसलन किसी सास ने अपनी बहू के खिलाफ बातें की तो वो बहू के कानों में जा डालेंगी और बहू की सुनेंगी। ये बातें वो इसकी सास को सुनाएंगी और इस ज़मीन में अपनी बहू के खिलाफ जहर उगलेंगी। मैं देख रही थी कि मेरे घर में औरतें आती थीं तो मेरी सास इन्हें अलग बिठाकर कानाफूसी करती थी। ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था जो एक आध दिन में मेरे कानों तक पहुंच ही जाता था।
इस दौरान मेरी एक ननद की शादी हुई। मेरे वालिदैन ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, मगर मेरी सास ने इन्हें और मुझे हर जगह ज़लील और रुस्वा किया। कहती थीं कि उन्होंने बहुत थोड़ा दिया है। ये बातें मेरी माँ तक पहुँची तो खिंचाव पड़ गया। ससुराल में मेरा जीना मुहाल हो गया। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे घरों में क्या होता है। आपके घरों में भी यही कुछ होता होगा। जो मैं आपको कुछ और सुनाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी गर्दन और पीठ के ज़ख्मों से बात शुरू की थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा देवर मेरी शादी के वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था। मेरे साथ बहुत घुल मिल गया था। जब सास और नंदों ने मेरे खिलाफ बाकायदा मोर्चे बांध लिए और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, तो ये लड़का मुझसे खिंचने लगा। फिर इसके रवैये से साफ पता चलने लगा कि उसके दिल में मेरे खिलाफ हकारत पैदा हो गई है। मुझे मालूम था कि इसका रवैया क्यों बदल गया है। इसकी माँ और बड़ी बहनें जब अड़ोस पड़ोस की औरतों के साथ मेरे खिलाफ बातें कर रही होती थीं, तो ये लड़का इनमें बैठा होता था। वो आखिर इसकी माँ और बहनें थीं। इसके दिल में इन्हीं का दर्द था। वो बच्चा था। कुदरती तौर पर वो अपनी माँ और बहनों को मजलूम और मुझे जालिम समझने लगा। थोड़े ही अरसे बाद उसने इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी कि मेरे कमरे की चीज़ें उलट पुलट कर जाता। एक बार मैंने उसे रोका तो उसने कहा, तुम मेरी माँ को तंग करती हो, मैं तुम्हें तंग किया करूँगा। उसकी ऐसी हरकतें जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं, तो एक रोज़ मैंने अपने खामिद से शिकायत की। खामिद ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने अपने बड़े भाई का भी एहतराम ना किया। मेरे खामिद ने उसे एक थप्पड़ मारा। उसके नतीजे में घर में उधम मच गया। सास और नंदे मैदान में उतर आईं और मेरे खिलाफ वाही तबाही बकने लगीं। उन्होंने ये भी लिहाज न किया कि मेरा खामिद उनका बेटा और भाई है और वो अपने छोटे भाई को बदतमीज़ी से रोकने का हक रखता है। बहरहाल उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने देवर को बेगुनाह पिटवाया है। मेरा देवर भी अपनी माँ और बहनों के साथ मुझे कोस रहा था। इसके बाद इस लड़के की बदतमीजियाँ बढ़ती चली गईं। मुझे अक्सर हुक्म दिया करता था, ओए उठ, मुझे रोटी दे। एक बार मैंने उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। फिर वही हंगामा बपा हुआ। नफरत की खलीज और ज़्यादा फैल गई। मेरे और ससुराल के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था जो खूनी दुश्मनी पैदा करता। कोई मसला ही नहीं था। किसी भी सास और बहू के दरमियान ऐसा कोई तनाज़ा नहीं होता जो तय न हो सके और नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुँचे। मैंने देखा है कि जो बीवियाँ अपने खामिंदों को उनकी माँओं के हवाले किए रखती हैं, वो माएँ भी बहुओं की दुश्मन बनी रहती हैं। इसका नतीजा एक तो ये होता है कि घर का सुकून बर्बाद रहता है, दूसरा ये कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका नतीजा ख़तरनाक भी हो सकता है, जैसा कि मेरे मामले में हुआ। मेरा देवर अपनी माँ और बड़ी बहनों के असरात कबूल करता गया। माँ और बहनों को इसी से खुशी होती थी कि वो मुझसे नफरत करता था और मेरी बेइज्जती भी कर दिया करता है। उसके रवैये में उसकी माँ और बहनों की हौसला अफजाई भी शामिल थी। मेरा एक बच्चा पैदा हुआ। मैं, मेरा बच्चा और बच्चे का बाप एक कुनबा बन गए। मेरी ख्वाहिश थी कि अब हम अलग रहें, लेकिन सास का असर पहले से भी ज़्यादा शदीद हो गया। मैंने खामिद के सामने कभी भी इस ख्वाहिश का इजहार न किया कि हमें अलग रहना चाहिए। मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि ससुराल के जहन्नुम में वही मेरी पनाह थे। वो सरकारी मुलाजिम थे। मैं ये दुआएं ज़रूर मांगा करती थी कि इनका तबादला कहीं और हो जाए, मगर ये दुआ कबूल होती नज़र नहीं आती थी। मेरे देवर ने मैट्रिक पास कर ली और मेरा बच्चा 2 साल का हो गया। घर में कशीदगी शदीद हो चुकी थी। मेरी सास को जैसे इस कशीदगी और तलखी में मज़ा आता था। मेरी दूसरी ननद की भी शादी हो गई। दोनों नंदों की गैर हाजिरी से घर के माहौल में ज़रा सी भी खुशगवार तब्दीली न आई। सास ने इन दोनों की कमी अकेले पूरे किए रखी। पहली ननद अपने ससुराल में पुरानी हो चुकी थी और वो जब घर आती थी तो अपनी सास के खिलाफ वही शिकायतें करती जो उसकी माँ के खिलाफ मुझे थीं। उसकी एक ननद भी थी, वो भी उसे इसी तरह परेशान रखती थी जिस तरह उसने मुझे तंग किए रखा था। मगर उसकी माँ ने और उसने खुद ने भी मेरे साथ रवैये में अच्छी तब्दीली पैदा न की। एक रोज़ मेरे खामिद ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि उसका तबादला हो गया है। तबादला ज़िले में हुआ था। इस पर भी हंगामा हुआ। ये इल्ज़ाम मुझ पर आयद किया गया कि मैंने खामिद को तबादला कराने पर मजबूर किया था। खामिद ने इन्हें बता दिया कि तबादला कराया नहीं गया, बल्कि किया गया है। खामिद नई जगह चला गया। उसकी गैर हाजिरी में मुझे सास की घुरकियाँ और ताने सुनने पड़े। मेरा देवर मेरा दुश्मन हो चुका था।
उसके लिए नौकरी ढूंढी जा रही थी। आगे पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वो तालीम में दिलचस्पी लेने वाला लड़का था भी नहीं। तालीम से फारिग होकर वो पूरा पूरा दिन घर से गायब रहता, सिर्फ खाने के लिए घर आता था। बाहर से उसकी रिपोर्टें अच्छी नहीं थीं। 2 बार बाप ने उसे मारा पीटा। मैं भी देख रही थी कि वो आवारा होता जा रहा था। 1 महीना बड़ी मुश्किल से गुजारा। हामिद आया और मुझे ले गया। किराए का मकान मिल गया था। अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली बार सुकून मैसर आया। मैं खुशी खुशी अपना घर बनाने में मगन हो गई। हामिद ने मुझे बताया कि तबादला उसने खुद बड़ी भाग दौड़ से कराया था। वो अपने घर के हालात से बहुत तंग थे। उन्होंने यही एला सोचा कि कहीं तबादला करा लिया जाए। उन्होंने करा लिया। सास के खतूत आने लगे। हर खत में माली तंगदस्ती का रोना होता था। अब सास का मतलब ये था कि मेरा खामिद तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा घर भेज दिया करे। उन्होंने ऐसा न किया। तनख्वाह का तीसरा हिस्सा भेजा करते थे। इस दौरान ये खबर मिली कि मेरा देवर किसी ठेकेदार के पास मुंशी लग गया है और तनख्वाह 100 रुपया थी, जो उस दौर में माकूल तनख्वाह समझी जाती थी। मगर उसने सिर्फ 1 महीना नौकरी की, फिर छोड़कर आवारा फिरने लगा। उसे दरअसल आवारगी का चस्का पड़ गया था। 3-4 महीनों के बाद माँ बाप ने उसे हमारे पास भेज दिया। मेरे खामिद को ये फ़र्ज़ सौंपा गया कि भाई को संभाले और इसे कहीं नौकर करा दे। वो जब मेरे पास आया तो यूँ मालूम होता था जैसे दिन दूगना रात चौगुना जवान होता रहा हो। वो गठा हुआ जवान बन चुका था। मैंने उसे वही प्यार देना चाहा जो उसे उस वक्त दिया था जब वो 7वीं जमात में पढ़ता था। मगर मैंने देखा कि उसके दिल में वो नफ़रत जो उसकी माँ और बहनों ने पैदा की थी, वो पहले से भी ज़्यादा हो गई थी। मेरे खामिद ने उससे पूछा कि उसने ठेकेदार की नौकरी क्यों छोड़ी है। उसने इतना ही जवाब दिया कि वो नौकरी मेरी पसंद की नहीं थी। मैंने उसे कहा कि अगर नौकरी करनी है तो पसंद और नापसंद का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। उसने जवाब दिया कि मुझे कोई कहे कि मैं तुम्हारी नौकरी कर लूँ तो वो मैं 1000 रुपया माहवार पर भी नहीं करूँगा। अपने भाइयों को कौन नौकर रखता है? मैंने बड़े प्यार से कहा। उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने उसके चेहरे पर नफ़रत के आसार देखे। मुझे गुस्सा आ गया। आज जब मैं खुद उस जैसे जवान बेटों की माँ बन चुकी हूँ और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा किताब पढ़े बगैर ही समझ गई हूँ, तो मैं सोचा करती हूँ कि घरों की ज़रा ज़रा सी कशीदगी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मन घड़त शिकायतें बच्चों पर कैसे कैसे असरात नक्श कर देती हैं। मेरे देवर ने 12-13 साल की उम्र में मेरे खिलाफ नफ़रत अपने दिल में बिठा ली थी, जिसकी जिम्मेदारी इसकी माँ और बहनों पर आयद होती है। अब उसकी उम्र 18 साल हो गई थी। अब वो गालिबन ये समझ चुका था कि उसके बड़े भाई को मैंने उसके माँ बाप से जुदा किया है। माँ और बहनों ने यही उसके दिमाग में डाला था कि उसके भाई को मैं जैसे अगवा करा के ले आई हूँ। उसने ऐसा इज़हार कर भी दिया था। वो इस तरह कि मैं उसे एक रोज़ समझा रही थी कि वो अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करे, फिर मैं उसकी शादी करवाऊंगी। मुझे अपने खामिद की तरह न समझो, उसने तंज़िया लहजे में कहा। मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊँगा। मेरे खामिद ने उसके लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी और मेरा देवर यहाँ भी आवारागर्दी करने लगा। उसने मोहल्ले में अपने जैसे दोस्त बना लिए। मेरे खामिद ने मुझे बताया कि इस लड़के ने बेहुदा किस्म के लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। एक रोज़ खामिद ने उसे इन लड़कों से दूर रहने को कहा तो वो खामोश रहा। खामिद की गैर हाजिरी में उसने मुझे कहा कि मैं इसके बड़े भाई को उसके खिलाफ उकसा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके दिल से अपनी दुश्मनी दूर कर सकूं, मगर मैं कामयाब ना हो सकी। उसके लिए एक नौकरी मिल गई, मगर ये भी उसने 1 ही महीने की और ये कहकर छोड़ दी कि उसे पसंद नहीं। इसके बाद उसकी माँ हमारे यहाँ आई। मैंने देवर को अपना भाई समझकर सास को बताया कि इसकी आदतें बिगड़ गई हैं और मैं इसे राह रास्त पर लाने और अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो इसके पाँव उखाड़ रही हो, सास ने कहा। तुम्हें तो सिर्फ अपना शौहर चाहिए, कहती हो कि तुम्हारे घर में और कोई कदम ही ना रखे। इसके बाद सास ने अपने आवारा बेटे की हिमायत में मुझे दिल खोल कर जली कटी सुनाई। मेरा खामिद और देवर घर में नहीं थे। शाम को सास अपने 2 बेटों को कमरे में ले गई और उनके कान भरे। मेरे खामिद ने तो परेशान होने के सिवा कोई असर कबूल नहीं किया। मेरे देवर का अलबत्ता रद्द-ए-अमल नाकाबिले बर्दाश्त था। माँ ने इसमें बारूद भर दिया था। वो घर में फुनकारता फिरता था। उसकी माँ 2-3 रोज़ बाद चली गई, लेकिन मेरे घर में अपना आसेब छोड़ गई। इसके चंद ही रोज़ के बाद का वाक़या है
कि मेरी एक पड़ोसन आई। उसने मेरे देवर के खिलाफ ये शिकायत की कि उसने उसके घर से 10 रुपए का नोट चोरी कर लिया है। मेरा देवर इस औरत के बेटे के साथ उसके घर आता जाता था। वहीं कहीं 10 रुपए का नोट पड़ा था जो मेरे देवर ने उठा लिया। इसके दोस्त ने यकीन से कहा कि नोट इसी ने उठाया है। दोनों दोस्तों का आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। देवर घर आया तो मैं उस पर बरस पड़ी। मैं अपने घर की ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी कि हम पर चोरी का इल्ज़ाम आयद किया जाए। मैं देवर के खिलाफ पहले ही भरी पड़ी थी। मेरे अंदर जितना गुबार जमा था वो इस पर निकाल दिया। इसने मुझे गुंडों की तरह धमकी दी, ज़बान को लगाम दो वरना तुम्हारा खून कर दूंगा, तुम बदमाश औरत हो। मैंने इसके जवाब में उसकी माँ को और उसकी बहनों को बदमाश और बदचलन कहा। मैं कोई आला तालीम याफ्ता और दानिशमंद तो थी नहीं, मैं भी तो इन्हीं लोगों में से थी। देवर ने मुझे गालियाँ दी। मैं और ज़्यादा चीखने लगी। पड़ोसनें आ गईं। वो मेरे देवर को जानती थी कि किस कुमाश का है। उन्होंने इसे खूब डांटा झिड़का। इतने में मेरा खामिन दफ्तर से आ गया। घर का हाल अहवाल देखकर घबरा गया। मैंने गुस्से के आलम में उसे बताया कि उसके छोटे भाई ने फलां घर से 10 रुपए चुराए हैं। मैंने पूछा तो मुझे कहता है कि तुम बदमाश औरत हो, तुम्हारा खून कर दूंगा। जिस औरत के घर से रुपए चोरी हुए थे वो भी मेरे घर में मौजूद थी। उसने चोरी की तस्दीक की थी। बाकी जो औरतें मेरे घर में जमा हो गई थीं, उन्होंने मेरे देवर के खिलाफ बातें की। मेरा खामिन बहुत सीधा और भला मानस आदमी था, मगर उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपने भाई को पीटना शुरू कर दिया। उसे बहुत पीटा और वो बार बार कहता था, इतने अरसे से तुम्हारी माँ की बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, वहाँ से भाग आया तो भी तुमने मेरा पीछा न छोड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया। महल्ले में हम तमाशा बन गए। मेरा देवर बाहर निकल गया। वो रात को भी ना आया। मैंने अपने खामिन से कहा कि उसे कहीं तलाश करे, मगर मेरा खामिद गुस्से से बेहाल हुआ जा रहा था। कहता था कि वो वापस आ गया तो भी वो इसे घर में नहीं रहने देगा। मुझे ये डर था कि देवर अपने घर चला गया और उसकी माँ और बाप फिर आएंगे और फिर मेरी शामत आ जाएगी। मेरा ससुर अपनी बीवी का गुलाम था। मैं घर में एक और लड़ाई का खदशा महसूस करने लगी। मुझे ये डर था कि मेरा खामिद बहुत ही भड़क उठा था। वो अपने माँ बाप की बेइज्जती करने पर तुला हुआ था। मैं उसे ठंडा करने की कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इस जैसा खामोश तबे और सीधा साधा आदमी यूं बम की तरह फटेगा। रात गुजर गई। मेरा देवर न आया। मेरा खामिद तैयार होकर दफ्तर चला गया। थोड़ी ही देर बाद मेरे घर के सहन का दरवाज़ा खुला। मैं बावर्ची खाने में थी। तेज तेज कदमों की आवाज़ आई। मैं देखने लगी थी कि कौन आ रहा है कि मेरा देवर बावर्ची खाने में आ गया। मैंने देख लिया कि उसके हाथ में चाकू है। उसने गाली देकर मुझ पर हमला किया। उसका चाकू मेरे गर्दन के दाएं तरफ कान के नीचे लगा। मैं सर बचा गई थी, जिससे चाकू तिरछा लगा। नोक की तरफ से गर्दन के अंदर न गया। मैंने चीख मारी, शोर मचाया और छुरी उठाने को झुकी। उसने मेरी पीठ में चाकू मारा। छुरी मेरे हाथ में आ गई थी। मैंने झुके झुके उसकी रान में छुरी मारी। वो बावर्ची खाने से निकला। मैं शोर भी मचा रही थी। उसने चाकू का एक और वार किया जो मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने छुरी से उस पर हमला किया। वो बच गया। वो भागने से पहले मुझे कत्ल करना चाहता था, लेकिन मेरी छुरी से डरता भी था। दरवाजे में 2 आदमी अंदर आए। उनके पीछे 2-3 और औरतें आईं। वो मेरा शोर सुनकर आए थे। मेरा देवर चाकू लहराता दरवाजे की तरफ भागा। अंदर आने वालों ने उसे रास्ता दे दिया। मुझ पर दहशत तारी थी। खून भी बह रहा था। मुझ पर कशी तारी होने लगी। मैंने आखिरी अल्फाज ये सुने, पकड़ लिया है। फिर मैं बेहोश हो गई। होश में आई तो मैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। बिस्तर पर मेरा खामिद बैठा था। बेंच पर एक थानेदार और एक सिपाही बैठे हुए थे। थानेदार ने मुझसे हाल पूछा। मैं खामिद को देखकर रो पड़ी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, बहुत हौसला दिया। थानेदार ये कहकर चला गया कि डॉक्टर को ले आऊं। मैं होश में आ चुकी थी। डॉक्टर ने आकर मुझे देखा और पूछा कि मैं बयान दे सकूंगी या नहीं। मैंने खामिद की तरफ देखा। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि इनके भाई के खिलाफ बयान दूं या न दूं। उन्होंने कहा कि मैं थानेदार को सारी बात सुना दूं। मैं थोड़ा सा बोली तो मेरा सांस फूल गया। डॉक्टर ने बोलने से रोक दिया। पुलिस चली गई। खामिद ने मुझे बताया कि मेरे देवर को महल्ले के 2 आदमियों ने पकड़ लिया था। वो मेरी छुरी से जख्मी था, इसलिए उसे भी अस्पताल में लाया गया था। जख्म गहरा नहीं था। मरहम पट्टी के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया था। मुझे ताज़ा खून दिया गया। मुझ पर दहशत का ज़्यादा असर था। माँ और बहनों ने अपने बेटे को दरिंदा बना दिया था।
ये तो मेरी कुछ और ज़िंदगी भी लिखी थी, वरना वो तो मुझे कत्ल करने आया था। दूसरे दिन मैं बयान देने के काबिल हो गई। इतनी ज़्यादा मोहलत मिल जाने से मैंने ये सोच लिया था कि देवर को बचाने की कोशिश करूँगी। मेरा खामिद कहता था कि इसे फांसी मिल जाए तो अच्छा है। ये इनके गुस्से का इजहार था। मैं थानेदार को बयान दे रही थी। उसने महसूस कर लिया कि मैं देवर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कलम रोक लिया और कहने लगा, तुम जानती हो उसने क्या बयान दिया है? उसने रात को बयान में कहा है कि मेरी भाभी बदकिरदार है। मैं इसे बदकारी से रोकता था और वो बाज नहीं आती थी। मैंने तंग आकर इसे कत्ल करने का इरादा किया। मैं जल उठी। मेरा खामिद मुझसे ज़्यादा भड़का। उन्होंने थानेदार से पूछा, इनके भाई ने किसी आदमी का नाम लिया है? थानेदार ने हंसकर कहा, मुझे ऐसा बुद्धू न समझो कि किसी मुलजिम ने जो बयान दिया मैंने इसी पर एतबार कर लिया। मैं तुम्हारे महल्ले वालों और पड़ोसियों से तस्दीक करा चुका हूँ। तुम्हारी बीवी की शराफत की तारीफ सबने की है और सबने बताया कि तुम्हारा भाई बदमाश और निखट्टू है। थानेदार ने मुझे एक ऐसी बात कही जिससे मैं कांप गई। उसने मुझे कहा, तुम अपने बयान में ये कहो कि मुलजिम ने मेरी खामिद की गैर हाजिरी में मेरी इज्जत पर हमला किया था। मैंने इससे बचने की कोशिश की और शोर मचाया तो उसने मुझ पर चाकू से हमला किया और मैंने छुरी से अपना दिफा किया। मैंने ऐसा बयान देने से साफ इनकार कर दिया। थानेदार ने मुझे ये कहकर डराया कि मेरा देवर अदालत में ये बयान देगा कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं था। फिर उसका वकील बड़ी ही बेहुदा और लग जिरह करेगा। इसलिए मुझे केस मजबूत करने के लिए ये कहना चाहिए कि देवर ने मेरी इज्जत पर हमला किया था। मैंने ऐसा बयान न दिया। थानेदार दरअसल हिंदू था। वो शायद मुसलमान घराने को पूरी तरह जलील करना और मुसलमान मुलजिम को सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने असल वाक़या सुना दिया। 2-3 रोज़ बाद मेरी सास और ससुर आ गए। इनके होश उड़े हुए थे। वो अस्पताल मुझे देखने आए तो मैंने सास से साफ कह दिया कि ये सब उसकी शय का नतीजा है। उसी ने अपने बेटे के दिल में नफरत भरी थी। मेरा ख्याल था कि वो जवाबी हमला करेगी, लेकिन उसके आंसू बह रहे थे और ज़बान बंद थी। उसने जब ज़बान खोली तो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। उसने और मेरे ससुर ने मुझे कायल करना शुरू कर दिया कि मैं इनके बेटे को बख्श दूं और वो पुलिस से मिलकर राजीनामा करने की कोशिश करेंगे। मैं भी यही चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन भी मेरे खामिद की इत्तला पर आ गए और उन्होंने कहा कि राजीनामा नहीं किया जाएगा। मेरा छोटा भाई जवान था। वो कह रहा था कि अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लूँगा। मैंने अपने खामिद से पूछा तो वो मेरे वालिदैन और भाई की हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसने कहा कि मेरे लिए भाई मर गया है। हिंदू थानेदार पहले ही राजीनामे के हक में नहीं था। केस कोर्ट में चला गया। मेरे देवर ने मेरे चाल चलन को बुरा कहा मगर किसी आदमी का नाम न लिया। उसके वकील ने मुझ पर बहुत ही बेहुदा जिरह की। मेरे होश उड़ रहे थे। लोग कहा करते हैं कि अपनी बेटी को कचहरी चढ़ाने से बेहतर है कि मर जाएं, मगर यहाँ बेटी ऐसी कचहरी चढ़ी कि अपने खामिद के भाई ने उसे भरी अदालत में नंगा कर दिया। वो मेरे खिलाफ कुछ भी साबित न कर सका। आखिर उसे कातिलाना हमले में 5 साल की सजाए कैद दी गई। अपील भी खारिज हो गई। मुझे उसकी न उस वक्त खुशी हुई थी न आज है। मैं देवर को बेगुनाह समझती हूँ। असल मुजरिम उसकी माँ और बहनें थीं, जिन्होंने उसे 12-13 साल की उम्र में पास बिठाकर और महल्ले की औरतों के साथ मेरे खिलाफ बेबुनियाद बातें की और उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर दी। इसके बाद हम अलग थलग रहे। खामिद मुझे कभी भी अपने माँ बाप के घर नहीं ले गया। इनका भाई जेल खाने से आके पूरा गुंडा और चस्सी बना और उसकी ज़िंदगी 10-12 साल बाद चर्च ने ख़त्म कर दी। फिर मेरे ससुर और सास भी दुनिया से उठ गए। आज मैं 2 बहुओं की सास हूँ। दोनों बेटों को बहुओं के हवाले कर दिया है। वो इन्हीं की मिल्कियत हैं। कभी इनके खिलाफ कोई शिकायत पैदा होती है तो अपनी गर्दन और पीठ के ज़ख्मों को देख लेती हूँ और ये शिकायत बेटों और बहुओं के सामने करती हूँ। घर में सुकून ही सुकून है।